वेलकम स्टूडेंट, मैं उठाने सर लेकर आए हैं टेक्निकल स्टडी। और टेक्निकल स्टडी में दोस्तों आज जिस टॉपिक को हम कवर करेंगे, जितने भी व्यापम सब इंजीनियर की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं और आईटीआई टीओ की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट हैं वो ध्यान दें, क्योंकि ये जो है टेक्निकल स्टडी है, यहाँ पर हम आपको इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट का टोटल आपको पोर्शन हम कवर करवाएंगे। तो इलेक्ट्रिकल में हम टोटल एमसीक्यू और इसमें थ्योरी दोनों पोर्शन को कवर करवाएंगे दोस्तों। तो व्यापम सब इंजीनियर के स्टूडेंट जो एसएससी जेईई की तैयारी कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल जो क्वेश्चन है वो कहीं से भी आप उठाएंगे तो आपको उसका जो लेवल मिलेगा वो इस टाइप से ही मिलेगा, क्योंकि ये एसएससी जेईई और व्यापम जेईई है, दोनों इक्वलेंट लेवल होता है इसका। चलिए आज जो न्यू टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, न्यू टॉपिक में करेंगे हम इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट से दोस्तों हम यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम यहाँ से कवर करेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट और इसमें विद्युत के बारे में यदि नॉर्मल क्वेश्चन, यदि जो बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो बार बार आ चुके हैं दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक चल प्रतिरोध आर एक विद्युत स्रोत वोल्ट से जुड़ा हुआ है। यदि प्रतिरोध R का मान बढ़ाया जाता है तो धारा I और R का संबंध किस वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करें तो हमें ओम के नियम का यहाँ पर प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि ओम के नियम के द्वारा हम इस VI कैरेक्टरिस्टिक्स को हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि ओम का नियम क्या होता है और इसमें कर्व किस किस के बीच में बनाया जाएगा। तो आपको पता है V प्रोपोर्शनल टू I होता है, और यदि हम यहाँ पर V प्रोपोर्शनल टू I यदि लिखते हैं और प्रोपोर्शनल को हटाते हैं दोस्तों, तो प्रोपोर्शनल को हटाने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू I इंटू R हो जाएगा। अब यहाँ पर वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन जो स्थापित हुआ है, तो इसमें हम तीनों के बीच में रिलेशन स्थापित कर सकते हैं। एक तो वोल्टेज के बीच में, और करंट के बीच में, और रेजिस्टेंस के बीच में भी हम रिलेशन बना सकते हैं। तो इसमें जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो जो कर्व प्रदर्शित किया जाएगा, क्वेश्चन कहता है कि एक चल प्रतिरोध R एक विद्युत स्रोत वोल्ट से जुड़ा है। यदि R प्रतिरोध का मान बढ़ाया जाए, इट मीन्स R का मान यदि हम बढ़ाते हैं तो धारा और रेजिस्टेंस का संबंध किस वक्र के द्वारा स्थापित किया जाएगा। तो यदि R को बढ़ाने पर I का मान क्या हो जाएगा दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, यदि आप R को बढ़ा रहे हैं उसी रेशो में तो I भी उसी रेशो में बढ़ेगा, क्योंकि अब देखिए आप इसके जो कर्व को यदि हम ग्राफिकल रूप से देखें तो ये रेजिस्टेंस और इस साइड हो जाएगा आपका करंट। तो इसमें जो शेप है, ये शेप किस टाइप से होगा, LMRC 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कर्व का जो शेप बनेगा दोस्तों वो इस टाइप से अर्धचंद्राकार शेप बनेगा, ठीक है, इस टाइप से शेप बनेगा। मतलब जैसे जैसे इसमें यदि बोला जाए करंट को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन एक ऐसा टाइम हो जाएगा कि करंट का जो मान है वो कांस्टेंट होने लगेगा। करंट का मान क्या होने लगेगा, कांस्टेंट होने लगेगा। और R का मान यहाँ पर देखेंगे आप तो R का मान आपको बढ़ता हुआ मिलेगा। तो ये किस में मिलेगा, क्योंकि प्रतिरोध का मान बढ़ाने पर करंट के मान में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। क्योंकि जब भी आप रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो इस कर्व के अनुसार करंट के मान में, I के मान में कमी आ जाती है और इसकी जो कर्व का शेप है वो चेंज हो जाता है दोस्तों। तो इसमें ये जो वक्र है इसमें इसको प्रदर्शित करेगा, तो आंसर इसका हो जाएगा A। क्लियर है दोस्तों। तो इस टाइप से यदि हम देखें तो यहाँ पर रिलेशन जो है इस टाइप से बनेगा। मतलब इसमें 4 ऑप्शन में इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन B इसका सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर इसको कर्व के रूप में यदि हम समझते हैं तो कर्व के रूप में हम इस टाइप से समझेंगे कि जब R को बढ़ाया जाता है या I को बढ़ाया जाता है तो R का मान यहाँ पर कम हो जाता है, क्योंकि ये जो शेप है इस शेप में यहाँ पर देखने मिलेगा। यदि आप इसको दोनों के बीच में इस टाइप से कर्व बनाते हैं तो यहाँ पर I का मान बढ़ने पर R का मान यहाँ पर क्या हो जाता है दोस्तों, कम होता है। तो ये जो आपको कर्व प्रदर्शित हो रहा है इसमें ऑप्शन B इसका सही होगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, दो प्रतिरोध R1 और R2 जब श्रेणी में जुड़े होंगे, यहाँ पर आंसर इसका जो है आंसर एक बार चेक और कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें इसका कर्व जो है बी प्रदर्शित हो रहा है, ठीक है, ये वाला आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दो प्रतिरोध R1 और R2 जब श्रेणी में जुड़े होंगे, श्रेणी में R1 और R2 जुड़े हैं तो कुल प्रतिरोध 4.5 ओम हो जाता है। चलिए R का मान कितना है सर जी, 4.5 ओम, ठीक है। जब वे समांतर में जोड़े जाते हैं तो उनका मान 1 ओम हो जाता है। ऐसी स्थिति में प्रतिरोधी मान क्या होगा? चलिए 4 ऑप्शन कैलकुलेशन करके निकालते हैं। सबसे पहले तो R1 और R2 श्रेणी में है, तो R1 और R2 जब श्रेणी में होंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल R निकलेगा R1 प्लस R2 से। वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर, देखो R1 और R2 इन दोनों का मान क्या है, 4.5 ओम है सीरीज़ में, ठीक है। और पैरेलल में इसका मान कितना दिया है दोस्तों, समांतर में इसको जब जोड़ेंगे तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 ओम हो जाता है। तो पैरेलल में जोड़ेंगे तो क्या हो जाता है, 1 ओम हो जाता है। ये दोनों का इक्वेशन बन गया। अब या क्या करेंगे, इसमें हम नंबर 4 दोनों समीकरण को हम क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। तो संतुष्ट कैसा करेंगे, ये 4.5 ओम हो गया। और इसका कैलकुलेशन यदि हम करते हैं तो इसमें हमने कैलकुलेशन किया तो ये निकल के आ गया आपका 1.5 इंटू 3, और यहाँ पर हो जाएगा 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो दोस्तों इसमें ये मैंने फार्मूला लिखा है, ये फार्मूला है समांतर का, पैरेलल का। तो इसका हम यदि एलसीएम लेते हैं तो यहाँ हो जाता है R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2। ये टोटल R का मान निकल जाता है, RT का मान। यही मान यहाँ पर हम रखेंगे तो R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2 हो जाएगा, जिसमें 1.5 इंटू 3 रखा जाएगा और 1.5 प्लस 3 रखेंगे तो ये 4.5 और 4.5 आ जाएगा, जिसमें 1 ओम इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या सही होगा, हमें यही 1.3 को ही कैलकुलेशन करना था कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या बनेगा, R1 का मान कितना हो जाएगा और R2 का मान कितना हो जाएगा। तो इसमें R1 का मान जो निकल कर आ रहा है, ये R1 का मान निकल के आएगा 1.5 और R2 का मान निकल कर आएगा 3, 1.5 ओम और 3 ओम दोस्तों। तो इस तरीके से कैलकुलेशन करके आप निकाल सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन बहुत इजी है। एक चालक जिसका प्रतिरोध R है, तो टोटल जो क्वेश्चन हम यहाँ से लेंगे दोस्तों, ये टोटल ओम्स लॉ पर मिलेगा आपको या इलेक्ट्रिक करंट पर मिलेगा, ठीक है, चार्ज पर। तो एक चालक जिसका प्रतिरोध R है, खींचकर लंबाई में दुगना कर दिया जाता है, तो नए चालक का अब प्रतिरोध कितना होगा। तो हमने खींचकर क्या किया, इसको दुगुना कर दिए। अब फार्मूला क्या होता है दोस्तों, चलिए फार्मूला होता है R इज इक्वल टू रो L अपान A। ये इसका फार्मूला है, रजिस्टिविटी का फार्मूला। अब इसमें यदि देखें तो एक चालक का प्रतिरोध यदि R है और उसको खींचकर हम दोगुना कर देंगे तो नए चालक की जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4R हो जाएगा। एक चालक है R, उसे खींचकर हमने 2 गुना कर दिए, उसकी लंबाई को खींच के क्या कर दिए हमने, 2 गुना कर दिए। तो 2 गुना यदि आपने कर दिया तो इसका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो 4R हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक न किए गए शॉर्ट सर्किट का सबसे गंभीर परिणाम क्या हो सकता है। ठीक न किए गए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या हो सकता है दोस्तों, ऑप्शन फर्स्ट देखेंगे, फ्यूज़ का उड़ना। क्या फ्यूज़ उड़ सकता है यदि ठीक नहीं करेंगे शॉर्ट सर्किट का, सबसे गंभीर परिणाम क्या हो सकता है, लास्ट फाइनल कंडीशन क्या हो सकती है, भाई आग भी लग सकती है, इंसुलेशन खराब हो सकता है, न्यूट्रल में उच्च धारा प्रवाहित हो सकती है, फ्यूज़ का उड़ना भी हो सकता है, आग भी लग सकती है। दोस्तों शॉर्ट सर्किट का सबसे गंभीर परिणाम क्या होना चाहिए, तो शॉर्ट सर्किट में सबसे ज़्यादा गंभीर परिणाम आग लगने की होती है। आग लगने की ज़्यादा संभावना होती है दोस्तों,
तो ये पॉइंट को आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आग, फायर, क्योंकि ठीक न किए गए शॉर्ट सर्किट का सबसे गंभीर परिणाम आग लगना ही होता है। चलिए, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा दिया हुआ है। स्थिर कांस्टेंट धारा प्रवाहित करने पर ताम्र, जिसे सल्फेट वोल्टमीटर के ताम्र कैथोड का भार 2 घंटों में 0.45 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो तांबे का परमाणु भार एटॉमिक वेट 63.5, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 और चांदी का परमाणु भार 108 और चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक 111.8 × 10⁻8 किलोग्राम पर सेल्सियस है दोस्तों। तो ये इतना मान इसका दिया हुआ है। अब इसका मान हम निकालेंगे, तो ये किलोग्राम पर कूलाम हो सकता है। सी का मान क्या होगा आप कमेंट सेक्शन में करके बताइए, कमेंट करके बताइए दोस्तों। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिया है, ये इतने सारे दे दिया है। यहाँ पे कैथोड का भार दे दिया है, ठीक है, तांबे का परमाणु भार दे दिया है, हाइड्रोजन का परमाणु भार दे दिया है, इसमें चांदी का परमाणु भार दे दिया है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक दे दिया है। इसमें करंट मान ज्ञात करना है दोस्तों, करंट हमें फाइंड आउट करना है। तो करंट फाइंड आउट करेंगे तो इसका मान कैसे निकलेगा, कितना निकलेगा, तो इसका मान निकल के आता है 21.A। इसका मान आप कमेंट सेक्शन में जाकर कैलकुलेशन करके बताइए। जिसका आंसर सही होगा उसे उचित इनाम दिया जाएगा। क्वेश्चन ऑफ द डे यही है दोस्तों। टू नेग्लेक्ट अ करेंट सोर्स द टर्मिनल अक्रॉस द सोर्स आर, मतलब कि एक धारा स्रोत की अवहेलना करने के लिए स्रोतों के आर पार टर्मिनल होता है। तो एक धारा स्रोत की अवहेलना करना है हमें, तो स्रोत जो सोर्स है उसके आर पार टर्मिनल होता है। तो कौन सा टर्मिनल होता है, चलिए 4 ऑप्शन दिया है। ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, रिप्लेस्ड बाय सम रेजिस्टेंस और रिप्लेस्ड बाय कैपेसिटर। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। क्योंकि नेग्लेक्ट अ करेंट सोर्स द टर्मिनल अक्रॉस द सोर्स, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एक करेंट सोर्स की अवहेलना करने के लिए सोर्स के आर पार टर्मिनल कितना आर पार टर्मिनल होता है, ये पूछा गया है। तो ये होता है, इस टाइप के जो सर्किट होते हैं वो ओपन सर्किट होते हैं। इन सर्किटों को ओपन सर्किट कहा जाता है, क्योंकि एक करंट सोर्स की अवहेलना करने के लिए सोर्स के आर पार ओपन सर्किट होता है। तो ऐसे सोर्स को हम क्या कहते हैं, ओपन सर्किट कहते हैं। ये बेसिस का कॉन्सेप्ट है। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। डीसी सप्लाई तंत्र की तुलना में एसी आपूर्ति तंत्र में लाभ है। क्या लाभ है, हमारे पास डीसी है और एसी भी है। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट और डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट। अब डीसी सप्लाई तंत्र की तुलना में, आपूर्ति की तुलना में एसी आपूर्ति तंत्र में लाभ क्या होगा। 4 ऑप्शन देखेंगे। शक्ति गुणक, पावर फैक्टर, ऑप्शन बी है रिएक्टिव एलिमेंट, ऑप्शन सी दिया है वोल्टेज ड्रॉप, ऑप्शन डी दिया है लो कॉस्ट ऑफ स्विचिंग। अब ये डीसी और एसी में सप्लाई तंत्र की बात करें तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, चलिए कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करके बता सकते हैं। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन डी। डीसी सप्लाई तंत्र की तुलना में एसी सप्लाई तंत्र में लाभ यह है कि इसमें स्विचिंग की लागत कम होती है, मतलब इसको आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। तो ऑपरेट करना जो है, ये एसी को आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है स्विच के माध्यम से, स्विच के माध्यम से ऑपरेट किया जा सकता है। इसीलिए यहाँ पर जो स्विच की कम लागत लगती है इसमें, और डीसी की अपेक्षा एसी की प्रारंभिक जो कीमत है और कीमत जो मरम्मत की कीमत है, अनुरक्षण की कीमत है, मतलब कि इनिशियल कॉस्टिंग, मेंटेनेंस, ठीक है दोस्तों, और इंस्टॉलेशन का जो काम है ये इसमें कम खर्च आता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इन कंडक्टर करेंट डेंसिटी इज द, मतलब एक चालक में धारा घनत्व दर्शाता है। तो एक चालक में धारा घनत्व कैसे दर्शाएगा, चलिए 4 ऑप्शन देखते हैं। करेंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, ऑप्शन बी दिया है करेंट फ्लोइंग पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब आयतन, ठीक है, एरिया मतलब फील्ड या क्षेत्र,
अब यहाँ पर दिया करेंट फ्लोइंग पर यूनिट मॉस, मॉस मतलब कि द्रव्यमान, ठीक है। ऑप्शन डी दिया है एक करेंट फ्लोइंग पर यूनिट लेंथ मतलब कि लंबाई, मतलब प्रति एकल इकाई की लंबाई में बहने वाली धारा, प्रति एकल द्रव्यमान बहने वाली धारा, प्रति एकल इकाई के आयतन में प्रवाहित होने वाली धारा और प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा। 4 ऑप्शन दिया दोस्तों। तो इसका जो एक चालक में धारा घनत्व कब दर्शाता है, जब करेंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया मतलब प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा। कैसे समझेंगे इसे, तो आप इस तरीके से इसे समझ सकते हैं, J इज इक्वल टू I अपान A। ये वाला फार्मूला करेंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया का आपको याद रखना होगा। इसमें जो J है ये करंट डेंसिटी है, I इसमें करंट है और A मीन्स एरिया है। तो J इज इक्वल टू I अपान A, इस टाइप से इसको शो किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरचॉफ वोल्टेज लॉ इज कंसर्न विथ, किरचॉफ का वोल्टेज नियम निम्न में से संबंधित है। तो किरचॉफ का वोल्टेज नियम और किरचॉफ का करंट नियम यहाँ से तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये एसएससी जेईई 2016 में और 2013 में ही पूछा गया है और हर बार पूछता है किरचॉफ से, तो क्वेश्चन आते ही हैं, केवीएल केसीएल से निकलते ही क्वेश्चन। आईआर ड्रॉप, बैटरी ईएमएफ, जंक्शन वोल्टेज, बोथ ए एंड बी। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किरचॉफ का वोल्टेज नियम बात कर रहा है, मतलब कि यहाँ पर केवीएल की बात की जा रही है। और केवीएल में यदि बात करें तो किरचॉफ का वोल्टेज स्रोत, ये नियम बैटरी के ईएमएफ तथा आईआर के ड्रॉप से संबंधित है। पतन मतलब ड्रॉप होता है, तो बैटरी के ईएमएफ और उसके आईआर ड्रॉप से संबंधित होता है। मतलब किरचॉफ का द्वितीय नियम के अनुसार क्या कहा जाता है कि किसी बंद परिपथ के प्रत्येक चालक में, कोई बंद परिपथ है, क्लोज सर्किट है, और उसके प्रत्येक चालक में धारा तथा प्रतिरोध का गुणनफल 3 मीटर परिपथ का विभव का बीजगणितीय योग परस्पर जोड़े जाने पर शून्य होता है। और यह नियम वोल्टता का या मेश का नियम कहलाता है। तो ये केवीएल का नियम है, इसमें समेसन आई आर प्लस समेसन ई एफ एफ इज इक्वल टू 0 होता है। ये रट लीजिए, एग्जाम में पूछा जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। समेशन आई आर, या तो इसको आप पहले समेशन ई एफ भी लिख सकते हो, मतलब कि समेशन ई एम एफ प्लस समेशन आई आर इज इक्वल टू 0, ये लिख सकते हैं इस टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इफेक्ट ऑफ कनेक्टिंग एन एडिशनल पैरेलल लोड टू एन इलेक्ट्रिक सप्लाई सोर्स इज टू इंक्रीज द, मतलब एक बिजली आपूर्ति के स्रोत से एक अतिरिक्त समांतर लोड जोड़ने का प्रभाव निम्नलिखित में से बढ़ाने के लिए होता है। तो 4 ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, इसमें रेजिस्टेंस ऑफ द लोड दिया है, वोल्टेज ऑफ द सोर्स दिया है, करेंट टेकन फ्रॉम द सोर्स दिया है, और इसमें पीडी जिसे पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है अक्रॉस द लोड। मतलब 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, भार का प्रतिरोध, स्रोत का वोल्टेज, स्रोत से ली गई विद्युत धारा, और भार के आर पार मतलब दोनों स्विच के बीच पोटेंशियल डिफरेंस। इसका सही आंसर यदि बात करें, क्योंकि एक बिजली आपूर्ति के स्रोत से एक अतिरिक्त समांतर लोड को जोड़ना है, और तो इसका प्रभाव हमें क्या देखने मिलेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोर्स से द्वारा ली गई विद्युत धारा। तो इसमें एक बिजली आपूर्ति के स्रोत से एक अतिरिक्त समांतर लोड जोड़ने का जो प्रभाव है, स्रोत ली गई है, उसमें विद्युत धारा के बढ़ने के लिए होता है। तो विद्युत धारा को यदि बढ़ाना है तो आपको अलग से पैरेलल में एक लोड जोड़ना होगा। एक बिजली आपूर्ति के स्रोत में से एक अतिरिक्त समांतर लोड जोड़ने का प्रभाव स्रोत से ली गई विद्युत धारा को बढ़ाने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इजी वे में हम क्वेश्चन को समझेंगे। 360 कूलाम के आवेश का 2 मिनट में अंतरण किया जाता है, तो विद्युत धारा का प्रवाह निम्नलिखित होगा। ये दिया है दोस्तों, 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, 360 कूलाम दिया है और टाइम दिया है। तो आपको पता है Q इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी। तो हमें क्या निकालना है, I निकलना है, तो Q अपान क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू I।
ये फार्मूला इसका, इस फार्मूले मान रख दीजिए। हमारे पास टी दिया है, क्यू दिया दोस्तों, क्यू कितना दिया है, चलिए क्यू 360 दिया है, टी दिया है हमारे पास 2 मिनट, तो 2 × 60 हो जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे तो ये 360 है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये 6 क्या हो जाएगा 36, और ये 2 तिया 6, तो ये आ जाएगा आपका करंट का मान कितना निकल के जाएगा, आई का मान 3 एम्पियर। इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। क्वेश्चन ज़्यादा नहीं हुए हैं अभी। फाइंड द करेंट थ्रू द 5 ओम रजिस्टर। ठीक है, तो फाइंड द करेंट थ्रू 5 ओम रजिस्टर, 4 ऑप्शन देखेंगे। तो 5 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है हमें। तो इसमें इस साइड दिया है करंट सोर्स 10 एम्पियर, बीच में 2 ओम का रजिस्टर और 5 ओम का रजिस्टर दिया है। ये दोनों पैरेलल हैं, इनको कैलकुलेशन कर लीजिए। तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो पैरेलल में है, तो पैरेलल में दोस्तों तो कैसा मान निकालेंगे, फार्मूला क्या लगेगा, यहाँ पर लगेगा R1 × R2 अपान R1 + R2। ये पैरेलल का फार्मूला है, कैलकुलेशन करके निकाल दीजिए। ठीक है, तो कैलकुलेशन करके निकालेंगे R1 × R2 का मान, ये टोटल जो मान निकल जाएगा, तुल्य प्रतिरोध जो निकल जाएगा। क्लियर है दोस्तों, तो ये मान निकल के आ जाएगा 7/10, तो ये निकल जाएगा अपोजिट में 10/7। क्लियर है, 10/7 हो जाएगा। क्यों, कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं आप। ठीक है, परिपथ में वोल्टा का जो नियम जो है, परिपथ की जो वोल्टेज है वो होता है V = I × R। अब हमारे पास R = क्या निकल गया है, 10/7 निकल गया है। तो हम यहाँ पर करंट का मान हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम वैल्यू को पुट करके रेजिस्टेंस का मान हमारे पास दिया है, रेजिस्टेंस का मान यहाँ पर दिया है, और ये 10 रख दिया हमने। कैलकुलेशन करेंगे तो वोल्टेज का मान यहाँ पर निकल जाएगा, ये हो जाएगा 10 × 10/7, तो ये हो जाएगा 100/7 वोल्ट। अब 5 ओम प्रतिरोध में धारा प्रवाहित करना है हमें, तो I = क्या होता है, I = V/R होता है। अब V का मान हमारे पास कितना दिया है 100, R का मान कितना दिया है 5 × 7, क्योंकि 5 ओम के रजिस्टर के लिए बात की जा रही, तो धारा तो इसमें भी प्रवाहित होगी और धारा इसमें भी प्रवाहित होगी दोस्तों। तो इसमें I1 करंट और इसमें I2 करंट मानकर चलिए, तो ये धारा प्रवाहित होगी। टोटल ये क्या हो जाएगी, I1 + I2, I1 + I2 इज कॉल्ड I। तो ये इस टाइप से निकल जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे तो 100/5 × 7 हो जाएगा। तो समांतर में वोल्टेज क्या रहता है, हमेशा समान रहता है, इसीलिए हम वोल्टेज का मान यहाँ पर 100 ही लेंगे, ध्यान दीजिएगा। कैलकुलेशन करेंगे तो 2.85 एम्पियर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करने का तरीका होना। ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं दोस्तों। नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए परिपथ में 1 ओम प्रतिरोधक प्रवाहित होने वाली धारा का मान निकालना है हमें। तो ये 1 ओम का जो रेजिस्टेंस है, इसमें कितनी करंट फ्लो होगी, आई का मान इससे निकालना है हमें। यहाँ पर इसे कहेंगे हम वोल्टेज सोर्स, इसे क्या कहेंगे, वोल्टेज सोर्स। और ये क्या है, करंट सोर्स, इसे क्या कहेंगे हम, करंट सोर्स दोस्तों। अब वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स दोनों दिए हुए हैं। इसमें कैलकुलेशन करेंगे तो कैसा करेंगे, चलिए मानकर चलिए ये 5 वोल्ट है और ये 5 एम्पियर है। आई का मान हमें ज्ञात करना है, रेजिस्टेंस का मान 1 ओम दिया हुआ है। तो 5 वोल्ट पर जो है एक्रॉस करंट का मान निकालेंगे तथा 1 ओम प्रतिरोध दोनों के साथ प्रयोग किया जाता है। तो 5 वोल्ट पर उसके एक्रॉस में करंट तथा 1 ओम रेजिस्टेंस दोनों के साथ प्रयोग होता है। तो ये इसके साथ भी प्रयोग होगा दोस्तों और इसके साथ भी प्रयोग होगा। 5 वोल्ट के साथ भी होगा क्योंकि उसके क्रॉस में लगा हुआ है, और 1 ओम प्रतिरोध के साथ भी होगा। तो यहाँ पर करंट का मान यदि हम निकालते हैं तो करंट का मान क्या होगा, I = V/R होता है। क्लियर है दोस्तों। तो V जो है, V का मान कितना दिया 5, R का मान कितना दिया 1, तो मान कितना निकलेगा 5 एम्पियर। क्लियर है दोस्तों, आप सभी को समझ में आ रहा है। चलिए ये इस टाइप से सॉल्व करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। क्वेश्चन को लॉजिकल क्वेश्चन है, समझने का फेर है बस में। चलिए क्वेश्चन दिया है, एक लैंप 100 वाट का और 200 वोल्ट
लैंप क्या है 100 वाट का है और 200 वोल्ट का। लैंप के प्रतिरोध का 100 वाट और 110 वोल्ट लैंप के प्रतिरोध के साथ अपनी अपनी वोल्टताओं पर अनुपात होगा। अब एक 100 वाट का लैंप है और उसमें जो वोल्टेज है वो 200 है। पहला तो 100 में कितना है 200 वोल्ट, 100 वाट का है 200 वोल्ट, और दूसरा है फिर 100 वाट का और इसमें 110 वोल्ट। तो आपको पता होगा एक फार्मूला P = V²/R, इस फार्मूले का उपयोग करेंगे डियर। तो सबसे पहले लेंगे 100 वाट और 220 वोल्ट के रजिस्टेंस के लिए R1 के लिए लेंगे। तो R1 के लिए लेंगे तो R = V/R ही होता है। तो इसमें R के रूप में यहाँ पर क्या दिया है P दिया है। तो इसको क्या करेंगे हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये R = V²/P हो जाएगा। क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है आप सभी को। तो इसका मान क्या निकल जाएगा 220 का स्क्वायर अपॉन 100 हो जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। फिर वैसे ही निकालेंगे 100 वाट 110 वोल्ट के लिए R2 के लिए प्रतिरोध निकालेंगे। तो इसमें R2 का जो मान हो जाएगा वो V²/P होगा। ठीक है, दोनों कॉमन होंगे ना दोस्तों। V का मान हमारे पास कितना दिया 110 वोल्ट का होल स्क्वायर हो जाएगा और पावर का मान है 100। ठीक है, तो यहाँ पर 100 वाट दिया हुआ है। कैलकुलेशन करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में देखेंगे हम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा R1/R2 हो जाएगा, क्योंकि ये 100 से 100 इसका क्या वर्ग हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो R1/R2 = 220 वोल्ट का स्क्वायर अपॉन 110 वोल्ट का स्क्वायर हो जाएगा। अब यदि हम इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं तो ये इससे कट जाएगा 0 से 0 और ये 11 दूआ 22 हो जाएगा दोस्तों। तो 11 दूआ 22 मतलब कि 2 का वर्ग हुआ। तो 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है। तो यहाँ पर R1 और R2 का जो मान क्या हो जाएगा कैसा हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आप इस तरीके से मान निकाल सकते हैं दोस्तों। तो R1 अनुपात R2 समानुपात 4:1 इस टाइप से निकल जाएगा मान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि 11 किलो ओम के प्रतिरोध में 750 माइक्रो एम्पियर प्रवाहित होती है तो पूरे प्रतिरोधक में वोल्टापात कितना होगा। ये एसएससी 2015 में पूछा गया है। तो 11 किलो ओम के प्रतिरोध में 750 माइक्रो एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो सिंपल है, हम इसको ओम के नियम से बनाएंगे, V = I/R से बनाएंगे डियर फ्रेंड। और ध्यान रखिएगा माइक्रो एम्पियर मतलब 10 पे -6 की घात होती है, याद रखिएगा, ये मेन पॉइंट है इसका, की पॉइंट। तो इसमें हमें निकालना है यदि 11 किलो ओम के प्रतिरोध में 750 माइक्रो एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है तो पूरे प्रतिरोध में वोल्टापात कितना होगा, मतलब कि वोल्टेज ड्रॉप का मान निकालना है हमें। तो वोल्टेज ड्रॉप जो है वो निकालना है। चलिए सबसे पहले तो हमारे पास यदि हम I इसको निकालते हैं तो I निकालेंगे कैसे, कैलकुलेशन करेंगे तो ये 750 माइक्रो एम्पियर है। तो 750 × 10 पे -6 की घात एम्पियर हो जाएगा करंट का मान। इसमें रजिस्टेंस का मान कितना निकलेगा, यहाँ पर 11 किलो ओम दिया है तो 11 × 10³ मतलब किलो है। तो दोस्तों किलो है तो क्या हो जाएगा 10 पे 3 की घात हो जाएगी। ये दोनों की पॉइंट याद रखना पड़ेगा आपको। तो R = क्या हो जाएगा 11 × 10³ अब V हमें ज्ञात करना है। तो V = क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो I/R हो जाएगा। तो ये 750 × 10 पे -6 की घात हो जाएगा और 11 × 10 पे 3 की घात हो जाएगी। तो ये 3 और ये 3 मतलब 6 है, ये -6 और ये 3 है, तो 3 तो कैंसिल हो जाएंगे दोस्तों। क्लियर है। तो 750 गुणित क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा और इसको कैलकुलेशन आप करेंगे तो 8.25 वोल्टेज का मान आ जाएगा, 8.25 वोल्ट। कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा आप, कमेंट करके बताइएगा सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। एक प्रतिरोधक 50 वोल्ट
स्रोत से आर पार जुड़ा हुआ है। यदि रंग का कोड लाल और नारंगी और सिल्वर है तो प्रतिरोधक में कितना करंट फ्लो होगा। इसमें आई का मान आपको ज्ञात करना है डियर स्टूडेंट। चलिए, क्वेश्चन बहुत इजी है, बस इसको समझने की देरी है। यहाँ पर कलर का कोडिंग दे दिया है, कोड दिया है। रेड का कितना है 2, ऑरेंज का 3 और ऑरेंज का 3, तो ये हो जाएगा आर ओ। देखो ठीक है दोस्तों, रेड ऑरेंज ऑरेंज, डायग्राम ऐसा बना लो आप, रेड ऑरेंज ऑरेंज, इसमें 3 पट्टी डली हुई है, पहली पट्टी, दूसरी पट्टी और तीसरी पट्टी, 3 पट्टी इसमें। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान हम जब निकालते हैं तो R इज इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, यहाँ पर निकालेंगे तो ये निकल जाएगा, कितना दिया दोस्तों 50 वोल्ट। ठीक है, अब ये दोनों का मान देखिए तो R का मान इसमें हो जाएगा, आपको कैलकुलेशन करना है तो ट्रिक क्या होगी, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ये फार्मूला इसका। बीबी मतलब ये 0 हो जाएगा, और बीबी रॉय तो ये हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो जाएगा 9। तो बीबी रॉय, तो आप आर से देखेंगे तो आर का कोड कितना है दोस्तों 2 है, तो इसका कोड क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद ऑरेंज का कोड कितना है, तो यहाँ पर देखेंगे ऑरेंज, सबसे पहले तो ऑरेंज बीबी रॉय तो ये हो जाएगा 3rd, तो यहाँ पर लिखेंगे 3rd। ठीक है, उसके बाद फिर एक ऑरेंज है तो बीबी रॉय फिर ऑरेंज है दोस्तों, तो यहाँ पर इंटू हो जाएगा अब 10 टू दी पावर, ये हो जाएगा 10 टू दी पावर के लिए, तो 10 पे कितनी घात हो जाएगी, ये ऑरेंज का कलर कोड कितना है 3, तो 10 पे 3 की घात हो जाएगी। तो इस तरीके से ये कितने ओम का हो जाएगा 23 × 10 पे 3 ओम, इतना हो जाएगा दोस्तों। तो इसको 2300 ओम भी कहा जा सकता है, ठीक है, या 23 किलो ओम भी कहा जाता है, 23 किलो ओम, क्योंकि किलो में 10 पे 3 की घात लगती है। इस टाइप से इसको ज्ञात कर सकते हैं। वोल्टेज सोर्स दिया है 50 वोल्ट, अब बहने वाली धारा निकालना है हमारे, तो क्या करना पड़ेगा, I इज इक्वल टू क्या होता है डियर फ्रेंड, I इज इक्वल टू V/R होता है। तो यहाँ पर V का मान 50 दिया है 50, और हमारे पास R का मान दिया है 23 × 10⁻³ कैलकुलेशन करेंगे तो मान कितना आ जाएगा, मिली एम्पियर में आ जाएगा। 10 पे 3 है ना दोस्तों, क्योंकि ये ऊपर चले जाएगा तो मिली में हो जाएगा, तो लगभग 2.17 एम्पियर, या इसको बोल सकते हैं 2.2 एम्पियर अप्रॉक्सीमेट, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 2.2 एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है। इसमें देखेंगे, एक प्रेरक में विद्युत धारा का मान कुंजी बंद करने से तुरंत पहले IL 0 और तुरंत बाद में IL 0+ हो जाता है। ठीक है, तब क्या होगा, तो एक तो है IL 0- और एक है IL 0+, ये स्विचिंग वाले क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर हो जाएंगे। कैसे होंगे, IL 0+ इज इक्वल टू IL 0-, दोनों कंडीशन में क्लोज स्विच एक दूसरे के बराबर होते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि इंडक्टर इनिशियल पॉइंट में होता है और स्विच क्लोज करने में इंडक्टर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, इसीलिए दोनों इक्वलेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन देख के हम इसको कंप्लीट करेंगे। DC करंट की स्थिति में क्या होगा, 4 ऑप्शन देखेंगे। करंट का परिमाण और दिशा नियत बना रहता है, ऑप्शन बी है करंट का परिमाण और दिशा समय के साथ बदलता है, ऑप्शन सी है करंट का परिमाण समय के साथ बदलता है, ऑप्शन डी है करंट का परिमाण नियत बना रहता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कभी भी जो करंट का जो परिमाण है वो दिशा और दिशा ये नियत बने रहते हैं। ये किसके लिए होते हैं, DC के लिए। DC में क्या होता है दोस्तों, ये फ्रीक्वेंसी लेस होती है, और जब ये फ्रीक्वेंसी लेस है तो इसमें परिमाण और दिशा दोनों क्या मिलेंगे, कांस्टेंट मिलेंगे, मतलब कि समान मिलेंगे, कांस्टेंट मिलेंगे। वेव शेप इस टाइप से बनेगा दोस्तों, क्लियर है। ये वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ होगा।
तो डीसी में इस टाइप से आप देख सकते हैं, इसकी जो स्थिति होती है सदैव कांस्टेंट होती है। ये करंट आई है और ये टी के बीच में रिलेशन खींचा गया, तो कांस्टेंट विथ टाइम, तो ये कांस्टेंट जो टाइम है यहाँ पर भी उतना ही मिलेगा आपको, और लास्ट में देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको उतना ही मिलेगा। तो इसमें कांस्टेंट टी है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का औसत मान ज्ञात करें। तो तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का औसत मान ज्ञात करें, तो इसमें देखते हैं तार जो है वो धातु के प्रकार देते हैं इसमें। तो कुल इलेक्ट्रॉनों की प्रति सेकंड 10⁻20 अनुभाग भार में बहाव दिया हुआ है इसमें। अब यहाँ पर धातु के तार के प्रकार में दिया है 10⁻20। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, आई एवरेज का मान यदि हम निकालें तो फॉर मेटेलिक और मेटेलिक वायर में इलेक्ट्रॉन पर सेकंड यदि देखें तो 10⁻20 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट यहाँ पर मतलब कि दिया हुआ है। अब इसमें Q = IT, इसमें 1 सेकेंड जो है T का मान दिया हुआ है। Q = I बराबर में दिया है दोनों। अब Q = NE वाला फार्मूला लगाते हैं तो दो फार्मूले लगते हैं इसमें, Q = IT और Q = NE। ये दो फार्मूले दोस्तों, ये दोनों फार्मूले रट लीजिए, कॉपी पेन लेकर आप बैठे हैं तो इसको नोट कर लीजिए। इसमें कैलकुलेशन करना है। मान दिया हमारे पास इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, E/S जो लिखा है ये इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड है, पढ़ने में आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो 10⁻20 × 1.6 × 10⁻−19 कूलाम होता है, आपको मालूम है। तो Q का मान कितना हो जाएगा 10⁻1.6 हो जाएगा, मतलब 10 × 1.6, Q का मान 16 कूलाम निकल जाएगा। और इसमें I = Q है, तो Q का मान जब 16 एम्पीयर है डियर फ्रेंड, तो I T के बराबर है, तो 16 एम्पीयर इसमें मान निकल कर आ जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। बहुत इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इसे समझेंगे। एक इलेक्ट्रिकल केबिन हीटर 110 वोल्टेज पर 15 एम्पीयर विद्युत धारा प्राप्त करता है, मतलब 110 वोल्ट पर 15 एम्पीयर, ठीक है। यदि वोल्टेज कम हो तो 95 वोल्टेज रह जाता है, यदि वोल्टेज कम हो तो 95 वोल्ट रह जाता है, 95, ठीक है, 95 वोल्ट रह जाता है। तो विद्युत धारा इसमें कितनी होगी, आई का मान हमें ज्ञात करना है दोस्तों। 15 वोल्ट में करंट का मान कितना है, 100 में कितना है, 15 एम्पीयर है, तो 15 में कितना होगा ये पूछा गया है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो V1 का मान हमारे पास कितना दिया है, इसे मानकर चलिए इसका मान जो 100 दिया है ये V1 का मान है, और ये 15 वोल्ट दिया है ये V2 का मान है, ठीक है। और इसका मान 15, इसका I1 मान लीजिए 15 एम्पीयर, और I2 का मान हमें ज्ञात करना है। चलिए कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों, कैलकुलेशन करेंगे तो V2 का मान हमारे पास दिया है, I2 का मान हमें निकालना है। तो R = क्या होता है, V/I होता है। R2 को भी मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, V/I होगा। तो R1 का मान है तो V1/I1 हो जाएगा, और R2 हो जाएगा V2/I2। अब कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो R1 = क्या हो जाएगा दोस्तों, R2। अब इसका मान यहीं पर रखा गया है, यही है, क्योंकि R1 का मान क्या है, V1/R1 = दूसरे का है V2/R2 है। कैलकुलेशन करेंगे, मान रखिए, V1 का मान 110/15 हो जाएगा, V2 का मान कितना दिया 95, और I2 का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। I2 का मान कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 13 एम्पीयर, 13 एम्पीयर, ये I2 का मान निकल गया आपका। इस टाइप से कैलकुलेशन आपको करना होगा। तो दोस्तों ये तो था आज के 20 क्वेश्चन। ऐसे ही हम 4000 क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर आए हैं आपके सामने, और आपको इन क्वेश्चन का जो लेवल है वो कैसा है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइए। और जिनने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक और शेयर कर दे, क्योंकि आपके ये सब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने से, देखने से हमें मोटिवेशन मिलता है, और हम ईमानदारी से और मेहनत से काम करते हैं। तो दोस्तों जितने स्टूडेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो घबराएं ना, टेस्ट सीरीज़ लगाएं
और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बता रहे हैं इसका पैटर्न जो है दोस्तों बहुत अच्छा है। आप यहाँ से क्वेश्चन लगा सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं। न्यूमेरिकल सहित हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। जय हिंद दोस्तों।